अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम वीकेंड स्पेशल विद इसार राना और मैं हूं आपके साथ बिस्मा खान और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं इसार राना साहब। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि इस पूरे वीक में जो है वो क्या क्या मेजर हैपनिंग्स रहीं। तो स्टार्ट कर लेते हैं शो और बात करते हैं कि जैसे कि गवर्नर हाउस पर कब्जा करके दिखाएं, सड़कों पर घसीटों का एक बयान जो है वो दिया गया है गवर्नर KP की जानिब से। अली अमीन को जो है वो उन्होंने खुला चैलेंज दे दिया है। कहते हैं कि आप अपने बानी को जेल से तरह निकाल के तो दिखाएं। और गवर्नर हाउस पर कब्जे की बात पर उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात करी तो मैं भी आपको चैलेंज देता हूं कि मैं आपको जो है वो सड़कों पर घसीटूंगा। इस पर अली अमीन भी चुप नहीं रहे, उन्होंने भी जो है वो जवाब दिया और बात करते हुए कहा है कि अपनी औकात में रहो, मैं तुम्हारी हैसियत जो है वो एक लेटर किसी है, तुम्हारा जो है वो गाड़ी का फ्यूल बंद कर दूंगा, तुम्हारा गवर्नर हाउस जो है वो तुमसे छीन लूँगा और तुम्हें जो है वो सड़कों पर ले आऊँगा। तो ये एक खींचातानी सी जो है वो दोनों के दरमियान चल रही है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि शहबाज के पास कुछ नहीं है, नवाज शरीफ से जो है वो बेहतर मुज़ाकरात हो सकते हैं। फवाद चौधरी ने एक नाज़रीन स्टेटमेंट दिया है। ये स्टेटमेंट क्यों दिया है, अब फवाद चौधरी क्या प्लान कर रहे हैं, पार्टी में क्या चल रहा है, नून लीग में क्या चल रहा है, इस पर इसार राना साहब से जो है बात करेंगे। साथ ही साथ बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ ने जो है वो शेर अफजल मरवत साहब को जो है वो एक नोटिस दे दिया है कि नोटिस का जवाब दें, नहीं तो आपको पार्टी से ही हम अलग कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं शो। इसार साहब, क्या लगता है ये जो एक तरफ गवर्नर KP हैं, दूसरी तरफ जो है वो वज़ीर आला KP हैं, दोनों की जानिब जो है ये खींचातानी का सा माहौल है। आखिर क्यों है? एक सूबा है, दोनों एक ही सूबे के गवर्नर हैं, वज़ीर आला हैं, उनके दरमियान इस तरह की नाचाकी या इस तरह के अल्फाज का इस्तेमाल करना कैसा समझते हैं? देखें, मैं तो इसे एक बदकिस्मती करार देता हूँ और हमने शायद पाकिस्तान को एक खेल तमाशा समझ लिया है और हमने ये समझ लिया है कि नीचे लोग मर रहे हों, हम 10,000 नए चैलेंजेस रोज़ हमें फेस करने हों, KPK में दहशतगर्दी अपने अरूज पे है, लोड शेडिंग अपने अरूज पे है, बदअमनी अपने अरूज पे है। होना तो ये चाहिए था कि वज़ीर आला और गवर्नर दोनों मिल के ये करते कि हमने इस मुश्किल सूरत हाल में अवाम को कैसे रिलीफ देना है और ये तय करते कि भाई हम दोनों एक पेज पे आके और कोई ऐसा कुछ करें कि हम सूबे की को तरक्की दे सकें, लोड शेडिंग का खात्मा कर सकें, दहशतगर्दी का हमें सामना है उसको हम किसी तरह कर सकें। जैसे छोटे बच्चे नहीं होते, छोटे छोटे बच्चे जो आपस में लड़ रहे होते हैं ला यानी बातों पे, एक ऐसी आप गवर्नर का मनसब और वज़ीर आला का मनसब सामने रखें और उनकी लैंग्वेज और लफ्ज़ों का इस्तेमाल सामने रखें तो ऐसा लगता है कि जैसे थड़े के ऊपर दो लोग लड़ रहे हैं आपस में। ऐसे ही है। मैं तो ये समझता हूँ कि आपको जितना बड़ा ओहदा मिलता है उसकी उतनी बड़ी डिमांड होती है कि आप बिहेव करें, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। आप बीगा सूबे गवर्नर या वज़ीर आला, आप बड़े चुनाव करके अपने अल्फाज का इस्तेमाल करें तो बदकिस्मती है। अच्छा, इसमें मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि दोनों जानिब से थोड़ा सा एक्सीड किया अपने अपनी लिमिट से और ऐसा नहीं होना चाहिए था, इस तरह नहीं करना चाहिए था। और इससे क्या मुझे बताएं KPK के अवाम को क्या फ़ायदा हो रहा है इस लफ्ज़ी जंग से और एक दूसरे को नीचा दिखाने की ख्वाहिश से? KPK के अवाम को तो कुछ नहीं मिल रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि बड़ी बचकाना सी बात है और KPK के अवाम भी मैं और पाकिस्तान के अवाम भी जो थोड़ा सा अक्ल व दानिश रखते हैं उनके लिए ये लैंग्वेज, ये लहजा, ये गिदड़ भभकियाँ, ये धमकियाँ, ये मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई फिल्म चल रही है मौला जट टाइप और उसमें मौला जट और नूरी नत सामने आमने खड़े हुए, मौला जट गंडासा निकाल के अपनी बात कर रहा है, नूरी नत अपनी बात कर रहा है। एक फिल्म है जिसमें लोगों को उन्होंने उलझाया, बस और कुछ नहीं है। राना साहब, ये वज़ीर आला KP जो हैं इतने जारहाना क्यों हो चुके, उनका लहजा इतना सख्त क्यों हो गया? अच्छा, उसमें ना एक तो उनका पहले से अंदाज ऐसा था, वो पहले भी शुरू में भी जब बोलते थे तो ऐसे ही लगता था कि जैसे कोई बड़क मार रहे हैं, उनके कोई वोकल कॉर्ड्स का भी इशू है। दूसरी एक चीज़ हमें ज़रूर समझनी चाहिए कि KPK का सूबा इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। लोड शेडिंग वहाँ पे अपने अरूज पे है, दहशतगर्दी अपने अरूज पे है और बदअमनी अरूज पे है, फिर वो वाहिद हिस्सा कोना है जो PTI के हाथ में है। पूरा पाकिस्तान में एंटी PTI गवर्नमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट PTI
के ऊपर चढ़ी हुई है और वो साफ कह रहे हैं कि इनको कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। ये सारा दबाव एक बंदे पे आता है और वो है वजीर आला KP के। ऐसे ही है। अच्छा, दूसरी तरफ आ जाए, अभी वो कहीं कोई बिजली चोरी के इशू के ऊपर KP के अवाम को चोर कह दिया गया, इस पे उन्हें गुस्सा चढ़ा और उन्होंने कहा कि भाई बिजली तो पंजाब में भी चोरी होती है, बिजली तो सिंध में भी चोरी होती है, बलूचिस्तान में भी चोरी होती है। तो लेकिन कुछ चीज़ें उनकी ऐसी है जिसे समझना ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे 18वीं तरमीम के बाद ये तय हुआ था कि जो सूबे कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं तो पहले बेनिफिशरी वो होंगे, रॉयल्टी भी और बाकी चीज़ों में भी उनको फिर दूसरे सूबे आएंगे। लेकिन बदकिस्मती से अब बिजली हो, गैस हो, उसमें हम ये फार्मूला अप्लाई नहीं कर रहे। उनका कहना है कि कोई 1500 अरब रुपए विफाक के ज़िम्मे हैं KPK के, वो कहते हैं कि हमें दें, हमारा हिस्सा है, वो जो हमारा हिस्सा है वो हमें मिलना चाहिए। बिल्कुल। अच्छा, अब आपको दिलचस्प बात बताऊं कि KPK में कुछ इलाकों के अंदर थाने ऐसे भी हैं जो रात को बंद हो जाते हैं, जैसे दफ्तर बंद नहीं हो जाते, बंद करके घर चले जाते हैं, ऐसे ही कुछ थाने हैं जहाँ पे ताला लग जाता है और वो घर चले जाते हैं। वो क्यों चले जाते हैं? क्योंकि उनके पास दहशत गर्दों का मुकाबला करने के लिए वो हथियार और वो वसाइल नहीं है। अभी 4-5 साल पहले एक रिपोर्ट आई थी कि KPK के अंदर दहशत गर्दी से निपटने के लिए जो स्टैंडर्ड वो चाहिए होते हैं ना हमें, वो है ही नहीं। और फिर सबसे ज़्यादा इस वक्त अगर कोई शिकार है दहशत गर्दी का तो वो KPK है। बिल्कुल। तो वहां पे तो होना ये चाहिए था कि गवर्नर साहब भी, वजीर आजम साहब भी सियासी जंग, इख्तलाफात और वजीर आला KPK खुद भी एक जानिब करते और सारे मिल के सर जोड़ के बैठते कि भाई हमें कैसे इस सूबे के लिए हमें कुछ करना चाहिए। सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि विफाक को KPK के पैसे देने चाहिए और फिर दूसरी चीज ये है कि हमें KPK की पुलिस को अपग्रेड करना चाहिए। ठीक है, वैसे तो PTI के लिए एक सवाल है कि आप पिछले 3 बारी या तीसरी ले रहे हैं, आप अभी तक पुलिस को अपग्रेड क्यों नहीं कर सके? दावे नारे बढ़ के और इस तरह की तकरीरें अपनी जगह पे हैं, लेकिन आप तो पिछले 10 साल से KPK में, तो आपको चाहिए था कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी में जो पुलिस है उसको इक्विप करते। अब भी अगर हम ये समझें कि हमने अगर पाकिस्तान में दहशतगर्दी का कलाकुमा करना है तो हमें सबसे ज़्यादा तो चैलेंजेस जो हैं वो KPK से हैं। ऐसे ही है। तालिबान वहाँ पे मौजूद हैं और ये हम मानते हैं सारे के तालिबान वहाँ मौजूद है। ठीक है, फिर अफगानिस्तान से दरअंदाजी जो होती है वो सारी वहाँ से होती है। फिर वहाँ पे जो ताने बाने अफगानिस्तान के अंदर मौजूद पाकिस्तान मुखालिफ ग्रुप्स के हैं वो KPK में मौजूद हैं। तो ये इतना बड़ा एक खिलारा है कि इसको ख़त्म करने के लिए खाली KPK हुकूमत काफ़ी नहीं है। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वज़ीर आज़म को व गवर्नर KPK को और वज़ीर आला को मिल के बैठ के सूबे के मसाइल के हल के लिए कुछ करना चाहिए, बजाय ये कि एक दूसरे को इस तरह की गालियाँ दें। बिल्कुल राना साहब, ये चलें, ये तो आपका मशवरा हो गया, एक सजेशन हो गया कि इस तरह से होना चाहिए, लेकिन जो लैंग्वेज अली मीन साहब ने चूज़ की है और इस तरह से खुला थ्रेट है ये कि मैं आपकी गाड़ी छीन लूँगा, आपका गवर्नर हाउस छीन लूँगा, आपको सड़कों पर ले आऊँगा, इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए अली मीन साहब को। ये थ्रेट है, कर ही लेना है। वो अपनी अवाम को, वोटर्स को भी तो खुश करते हैं ना, वहाँ पे उन्हें लोगों को अच्छा लगता है ये। और अभी 2 दिन पहले भी उन्होंने बड़ी एक जोशीली तकरीर की DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद और उस पर अवाम ने बहुत तालियां बजाई, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और होती हैं और हमारी तकरीरें कुछ और होती हैं। वैसे मेरी इतलात ये कि उनकी अपनी तकरीरें अपनी जगह, लेकिन गंडापुर साहब जो हैं वो कोशिश करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से मामला बेहतर हों। अच्छा, उन्होंने एक बड़ी अच्छी अटैम्प्ट भी की थी, वो कोर्ट हाउस भी चले गए थे और वहाँ जाके मिले भी थे और वहाँ इफ्तार वगैरह भी की थी और उसको सराहा गया था।
और ये कहा जा रहा था कि पीटीआई और के एस्टेब्लिशमेंट में शायद फासले कम हो रहे हैं, और उस मुलाकात को, दौरे को वो अपने वज़रा को लेके गए थे, इसी सिलसिले की कड़ी करार दिया जा रहा था। तो उनकी तकरीरें अपनी जगह पे हैं, प्रैक्टिकली उनकी एफर्ट्स अपनी जगह पे हैं। उन्हें भी पता है कि ना वो अपने ताकत से इस्लामाबाद पे कब्जा कर सकते हैं, ना वो अपनी ताकत से इस्लाम जो है इमरान खान को जेल से, अडयाला से निकाल सकते हैं, ये सब बढ़ के हैं। ना ही वो गवर्नर को जो है वो उनको कोई 2 कमरों में बंद कर सकते हैं, ये पॉसिबल नहीं है, ये सब बढ़ के हैं। दूसरी जानिब ये कि उनको शायद कहीं, अब मैं ये बात भी कैलकुलेट कर रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चाहते हों कि केपी के हुकूमत ख़त्म हो जाए गवर्नर को इतना इश्ताल दिला के, लेकिन गवर्नर कुंडी साहब जो हैं वो भी एक बहुत सीजन पॉलिटिशियन है, और ऐसे नहीं है कि कोई हादसाती वो बने हैं, तो उन्हें भी पता है कि ये सियासी जंग कैसे खेली जाती है। इसी वजह से उन्होंने जाते ही एक रंग जमा लिया और एक माहौल बन गया मौला जट नूरी नत का। लोगों को अब सिनेमा जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे लाइव टीवी देख लें, अखबार देख लें, आपको जंग नजर मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसा। राणा साहब, अच्छा यहाँ पर एक सवाल जो काफी गौर तलब है, गवर्नर राज लग सकता है केपी के में? वैसे तो पाकिस्तान में क्या नहीं हो सकता। पाकिस्तान में के सब 75-76 सालों में 40 साल आइन मुअत्तल रहा है। 40 साल आइन की कोई वैल्यू वर्थ नहीं थी, और जो बाकी 36 साल है, 34 साल है, उसमें भी आइन के साथ जो सियासतदानों ने किया वो भी कोई ढकी छुपी बात नहीं थी। अब ये रिसेंट पास्ट में देख लें कि आइन को एक किस्म का मुअत्तल ही कर दिया था ना, जब निगरान हुकूमतों ने 90 दिन से तजावुज कर लिया। तो आइन मुअत्तल हो गया ना, क्योंकि आइन में कहीं कोई गुंजाइश नहीं है कि 90 दिन से ज्यादा निगरान हुकूमतें रह सकती हैं, तो आइन तो खत्म हो गया। फिर आप ये देख लें कि आइन में जो कुछ कहा जाता है कितना हम उस पर अमल करते हैं। आइन की पामाली तो होती है। आइन में 10,000 चीजें हैं। मिसाल के तौर पे सूद का निज़ाम है। हम बतौर मुसलमान, मैंने जितनी सख्त हदीसें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक अल्फाज मैंने सुने, जितनी सख्ती उन्होंने सूद के हवाले से अल्फाजों के इस चुनाव में की कहीं नहीं की। तो हमने, हमारे आइन का पहला जो वो है कि हमारा आइन कुरान और सुन्नत के ताबे होगा। हम सारा कारोबार जो है वो सूद पे करते हैं, तो इससे ज़्यादा कुछ बड़ा लतीफ़ा हो सकता है। फिर हमने आइन में अपनी कौमी ज़बान उर्दू की तरवीज का वादा किया, तो हम तो CSS के बच्चे इंग्लिश में तैयार करते हैं, और वो भी बदकिस्मती से इतने नए होते हैं कि 2.5% बच्चे भी पास होते हैं 100 में से। तो ये सारा कुछ आइन वाइन, ये कॉर्नर क्यों नहीं लग सकता? अगर पूरा 8 फरवरी का इंतखाबात जो है वो उल्टा जा सकता है, पूरे पाकिस्तान के अंदर फॉर्म 45 को गायब करके फॉर्म 47 बन सकता है, तो गवर्नर राज क्यों नहीं लग सकता? इतनी कौन सी हम इखलाकी तौर पे वो हम केटू के पहाड़ के ऊपर खड़े हुए कि हमें शर्म आ जाएगी, दुनिया में देखेगी कि हमने गवर्नर राज लगा दिया। जब हम पूरा का पूरा मैंडेट चोरी कर सकते हैं, तो गवर्नर राज लगाने में कौन सी इतनी बड़ी बात होगी? तो ये ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन यह मैं एक चीज आपको बताऊं, पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी खूबी जो है ना बहुत सारी चीजों के साथ, वो ये कि ये डेमोक्रेट्स हैं। ये अपने जो जमहूरियत के वसूल हैं उनसे इनराफ नहीं करते। आप अक्सर शोज में जो है पीपल्स पार्टी को जो है वो काफी अच्छा समझते हैं कि उन्होंने एक मिसालें सेट की है लोगों के लिए। बेशुमार इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि डेमोक्रेसी के लिए जितनी पीपल्स पार्टी ने कुर्बानियां दी, जुल्फकार अली भुट्टो शहीद का खून, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का, तो ये सारी चीज़ें जो हैं, मुझे अच्छी तरह याद है कि जिस दिन नुसरत भुट्टो साहिबा का इंतकाल हुआ, हम बड़े दुखी थे और हम उन्हें एक माँ का दर्जा देते थे। तो उसी दिन लाहौर में भाटी चौक में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे और पीपल्स पार्टी विफाक में थी, इन्होंने एक जलसा रखा था और इनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि आज का दिन ना रखें जलसा, कोई बात नहीं है। तो ये जो लड़ाई है ना, ये जो वज़ीर आला की और गवर्नर, ये भी कोई नई चीज़ नहीं है। माजी में ऐसा भी हुआ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म थी, तो वज़ीर आला थे नवाज शरीफ साहब, तो ये नवाज शरीफ साहब उन्हें रिसीव करने नहीं जाते थे एयरपोर्ट पे, और भी बहुत कुछ होता था। ये इससे ज़्यादा सख्त बयानात मोहतरमा के लिए देते थे। अच्छा। आपको नहीं याद
शहबाज शरीफ साहब वजीर आला थे और विफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। तो ये लोड शेडिंग के खिलाफ मीनारे पाकिस्तान में शामियाने लगा के और वो बैठ जाते थे कि जी अब मैं यहीं रहूंगा, एहतिजाज करूंगा, ठीक है ना, विफाक के खिलाफ। और वो सुबह दोपहर शाम को कुछ शर्टे वटे बस चेंज कर लेते थे, वहीं पे सारे ये अरकान असम्बली नून लीग के इकट्ठे हो जाते थे। तो इससे ज्यादा सख्त रद्द-ए-अमल तो कोई नहीं आ सकता ना जो इन्होंने दिया। वो तो सिर्फ अभी तकरीर ही कर रहे हैं सिर्फ। बिल्कुल ऐसे ही है। इसार साहब, सियासी इनाद को ऊपर से पुश डालकर जो है आवाम के रिलीफ के लिए जो है वो सोचना चाहिए और आवाम के लिए कुछ शरकत दिखाएं। सूबे में कोई तरक्की के लिए, डेवलपमेंट के लिए कुछ मिल बैठें और साथ मिलकर जो है उनकी तरक्की के लिए सोचें। हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात कर लेते हैं कि फवाद चौधरी साहब जो हैं वो काफ़ी जो हैं बयानात देते फिर रहे हैं, कह रहे हैं कि शहबाज के पास कुछ नहीं है, नवाज शरीफ से बेहतर जो है वो मुज़ाकरात हो सकते हैं। एक और अहम बयान जो उन्होंने दिया कि मैंने पीटीआई कभी छोड़ी ही नहीं थी तो मैं वापस आऊँ। तो क्या चल रहा पीटीआई में? फवाद चौधरी साहब ऐसे बयानात क्यों दे रहे हैं, जान लेते हैं इसार साहब से। इसार साहब, एक तो ये बात सही है कि उन्होंने कभी पीटीआई नहीं छोड़ी थी, और ये भी बात सही है कि उन्होंने पीटीआई के लिए, लोग कुछ भी कहें कि जी ऐसा है, उन्होंने पीटीआई के लिए एक इम्तहान से गुजरे हैं और अब तो उन पे से ये भी धब्बा ख़त्म हो गया। वो गिरफ्तार भी हुए, जेल भी काटी और मुश्किल वक्त भी गुजारा, और ये सारा कुछ इमरान खान की मोहब्बत में उन्होंने गुजारा। ठीक है, अब पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है, जाहिर है अपनी जगह कोई भी नहीं छोड़ता, लेकिन इसके बावजूद मैं ये पर्सनली समझता हूँ कि पीटीआई का सारा नैरेटिव माजी में भी जो फवाद चौधरी जैसे लेके चले थे, शायद बाकी उस तरह नहीं लेके चलते। वो जाहिर है, मैं तो उन्हें कहता हूँ वो साफ़ियों की नानी है, तो वो हर एक से उनके ताल्लुकात हैं, वो उसको फिर इस्तेमाल भी करना जानते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में फवाद चौधरी और मरियम औरंगज़ेब के दरमियान जो मैच था किसी वक्त में वो देखा था, और मुझे मज़ा आता था कि दो टैलेंटेड लोग जो थे वो बयानबाजी करते थे। अच्छा, ये तो हो गई फवाद साहब की मदद सराई, ये मुझ पे वैसी कर्ज है कि मैं कह देता हूँ उनके लिए, लेकिन वो जो कह रहे हैं वो बात बड़ी दिलचस्प है। वो ये कहते हैं कि अगर मुज़ाकरात ही होने तो शहबाज शरीफ से नहीं होने चाहिए क्योंकि वो रेलेवेंट नहीं है, रेलेवेंट है नवाज शरीफ। अब इसमें एक बारीक बात यह है कि जब वो ये कहते हैं ना वो शहबाज शरीफ से नहीं होने चाहिए, तो शहबाज शरीफ इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं, ठीक है। पाकिस्तान को ज़रूरत अगर हकीकत में है तो वो ये है कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो एक दफ़ा आपस में बैठें, जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी माजी में हुआ था। इस बार भी एक ऐसा चार्टर होना चाहिए जिसमें ये तमाम जो सही असल स्टेक होल्डर हैं, असल स्टेक होल्डर इमरान खान है, नवाज शरीफ है, आसिफ जरदारी है, बस ये 3 स्टेक होल्डर हैं, बाकी सारे शामिल हो जाएं, ठीक है। अगर ये 3 स्टेक होल्डर सदके दिल से, साफ नियति के साथ, पाकिस्तान का दर्द रख के, अगर माजी के तलखियां भुला के और ये तोबा तायब करके कि चलो माजी में हमने जो किया थू मारा, तो अब आगे बढ़ते हैं, तो शायद कुछ बेहतरी हो सकती है। और अगर ये पॉलिटिकल फोर्सेस का इकट्ठी हो जाती हैं एक टेबल पे, तो मेरा ये यकीन है कि पाकिस्तान में एक बेहतर कल्चर सामने आ सकता है। और अगर ये तीनों एक दूसरे के मैंडेट को तस्लीम कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का रोल भी कम हो जाएगा। उन्हें वक्त लगेगा चौथा हीरो बनाने के लिए फिर कोई कि जो इनके मुकाबले में लेके आए। अब इस वक्त तो ये 3 कुव्वतें हैं पॉलिटिकल, लेकिन असल चीज़ ये कि तीनों अगर अपने अपने 1.5 ईंट की मस्जिद के अंदर बंद रहेंगी तो कोई भी बात नहीं होगी। आप देखें राना सनाउल्लाह साहब को, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि नवाज शरीफ को चाहते हैं कि इमरान खान बाहर आ जाए। अगर हम इस बात को मान लें तो ये समझा जाएगा कि नवाज शरीफ शायद माजी से कुछ सीखें, कि हर दफा एक प्राइम मिनिस्टर ही क्यों जेल में जाता है, या हर दफा एक प्राइम मिनिस्टर के साथ ही ऐसा क्यों होता है, या हर दफा एक प्राइम मिनिस्टर जो हुकूमत को लेकर चल रहा होता है टेक ऑफ करने लगता है तो अचानक उसका तैयारा जो है नीचे को उतार लिया जाता है, क्यों होता है। अगर पॉलिटिकल फोर्सेस इसके जिम्मेदार हैं तो फिर पॉलिटिकल फोर्सेस को सीखना चाहिए कि हम किसी को मौका देते हैं तो वो मौका लेता है,
और अगर पॉलिटिकल फोर्सेस वो इस्टेब्लिशमेंट के ना जाके पैरों में बैठे, ना गाड़ियों की डिग्गियों में छुप के जाएं, ना लंदन से खतब किताबत करें, ना अपने धरनों के अंदर उनसे हदायत लें, तो शायद मेरा ख्याल है कि कुछ बेहतरी आ जाए। इस्टेब्लिशमेंट को किसी के घर तो नहीं जाती ना, खुद ही आते हैं ना, आके अपने सामने वाले को नीचे दिखाने के लिए कहते हैं हम आपके साथ हैं, इसे गिरा दें, बाकी खैर है। ऐसे ही है। तो ये एक अच्छी बात है और बिल्कुल सही कहा फवाद चौधरी साहब ने कि अगर नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और इमरान खान बैठ के बात करें तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकते हैं। राणा साहब, पीटीआई जो है एक बड़ी जमात है, इससे कोई आरी नहीं है बात को मानने से, तो इख्तिलाफ राय हो सकते हैं, इख्तिलाफात हर पार्टी में, हर इंसान की बातचीत में होते हैं, इजहार में होते हैं, लेकिन अगर जैसे कि अभी आपने कहा कि तीनों पार्टीज को जो इकट्ठे बैठ जाना चाहिए, तो क्या पीटीआई की तरफ से भी ऐसे को रुजू होना चाहिए? हाँ, मेरा ख्याल है फवाद चौधरी जो बात करते हैं वो हवा में तो नहीं करते, कोई ना कोई उसके पीछे बात होती है। तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई को भी अब इस बात से बाहर आना चाहिए कि सब चोर हैं, सब चोर नहीं होते। फ्यूचर में लग रहा है आपको मुज़ाकरात होंगे? कुछ भी हो सकता है, लेकिन सब चोर नहीं होते, अच्छे बुरे सब जगह होते हैं, ठीक है। ये नहीं होता कि सारे ही लोग बुरे हो जाएं या सारे ही लोग अच्छे हो जाएं। तो जो अच्छे लोग होते हैं उनके साथ बैठना चाहिए, और ये कोई वो नहीं है कि अगर आपका एक नजरिया है, मेरा एक नजरिया है, और हम दोनों अच्छे लोग हैं तो हम बात कर सकते हैं। और इमरान खान जाती तौर पे मैं जो जितना उन्हें जानता हूँ या समझता हूँ, उनका बस एक स्टांस है कि मैंने किसी ऐसे करप्ट आदमी के साथ नहीं बैठना जिसने खजाना लूटा है या कौम को नुकसान पहुँचाया है। तो इसमें भी कहीं ना कहीं गुंजाइश तो मौजूद होती है ना कि ऐसे लोग जो पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद हैं और पाकिस्तान की मईशत के लिए फ़ायदेमंद हैं या पाकिस्तान के सियासी इस्तेकाम के लिए फ़ायदेमंद है। अब मिसाल के तौर पे मैं छोटी सी आपको, शाह मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान आना था, बड़ा हम जो पुरजोश थे कि वो आ रहे हैं, और हम समझ रहे थे कि वो आएंगे तो 10-12 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट साथ लाएंगे और वो आके ऐलान करेंगे। ये तो मैं सुन के मेरे कान पक गए हैं कि जी वो करेंगे, 12 अरब की इन्वेस्टमेंट होगी। फिर मेरे कान पक गए कि जी पाकिस्तान का वफद गया, वहाँ पे उन्होंने कहा जी हम करेंगे, फिर वो इधर आए, उन्होंने कहा हम करेंगे। मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि किसी दिन एक ऐलान हो कि जी हो गई इन्वेस्टमेंट, रिफाइनरी के लिए काम शुरू हो गया है और यूं हो गया है, यूं हो गया है, तो वो, लेकिन फिर वही बात है कि जब तक आप पाकिस्तान में सियासी इस्तेकाम नहीं लेके आते कोई बंदा इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा। ऐसे ही है। दूसरी बात यह है जो मैं जिस पे मैं भी बार बार अक्सर बोलता हूँ, वो ये है कि अगर आप जिन्होंने मुआहदे करने हैं इन्वेस्टमेंट के, उनकी अपनी इन्वेस्टमेंट हुई हो बांग्लादेश में या मलेशिया में या लंदन में या सऊदी अरब में, तो वो किस मुंह से किसी को कहेंगे कि जी हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करो। तो एक सब जुमला, मुझे पता है आपने किसी को पेपर पे लिया हुआ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि देखें उनका दौरे की मनसूखी एक बहुत बुरी खबर है, और बीइंग पाकिस्तानी मुझे बड़ा दुख हो रहा है इस बात का। और मैं ये हैरान हो रहा हूँ कि अगर हमारी दुनिया की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के साथ सियासी इस्तेकाम की वजह से होनी है, तो फिर हम कौन हैं जो सियासी इस्तेकाम नहीं लाना चाह रहे? हम रोज़ बरोज़ हालात को ख़राब क्यों करना चाहते हैं? राणा साहब, उम्मीद दिलाई उन्होंने कि वो जो है ईद उल अज़हा के बाद जो है वो तशरीफ़ लाएंगे। नदीम कुरैशी साहब MPA हैं, PTI के मेंबर पंजाब असम्बली, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं, उनसे बात करिए। ठीक, कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम, इशारा नर्ज कर रहा हूँ। वालेकुम अस्सलाम, आप सबको अस्सलाम वालेकुम जी। कुरैशी साहब, आप कल एक बड़ा अच्छा सीन देखने में आया पंजाब असम्बली में कि राना आफ्ताब साहब ने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने तो ये फैसला किया है, तो ये जो सीटें हैं ये तो अब एलिजिबल ही नहीं है, और स्पीकर साहब ने फौरी तौर पे, हाँ उन्होंने कहा जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये क्या मौजूद है? स्पीकर साहब ने क्यों अपनी पार्टी के खिलाफ ही इतना बड़ा डिसीजन ले लिया? आप तो वहाँ मौजूद थे। राणा साहब, मैं गुजारिश करूँ, स्पीकर साहब ने फौरन ऐसा डिसीजन नहीं लिया। बहरहाल उन्होंने जैसे भी लिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। ये परसों का जो सेशन था हमारा, उसमें ये पॉइंट रेज किया राना आफ्ताब साहब ने, और उन्होंने उसमें तमाम जो सुप्रीम कोर्ट्स में माजी में डिसीजंस होते रहे हैं उनके रेफरेंसेस दिए, और तय ये पाया कि नेक्स्ट डे हम इसको नए सिरे से इस पर बातचीत करेंगे। और स्पीकर साहब ने कानून और आइन के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट के उस फैसले को सेटिसाइड किया था
कि स्पेशल सीट्स किसी भी जमात को उसके तनासुब से ज़्यादा नहीं दी जा सकती, आइन इस पर खामोश है, पॉसिबल ही नहीं है कि कोई जमात अगर 100 सीट्स लेती है तो 100 सीट्स का जो तनासुब बनता है उसके मुताबिक उसको सीट मिलेंगी। हाउ इट इज़ पॉसिबल कि उसको 100 से ज़्यादा सीट्स मिल जाए? तो मैं समझता हूँ स्पीकर पंजाब असेंबली ने एक अच्छी रिवायत का आगाज किया है। यही हल है हुजूर, जब तक हमारे ये ऐवान, हमारी ये पार्लिमान, जिसको हम लफ्जी तौर पे कहते हैं जी पार्लिमान की सुप्रीमेसी होनी चाहिए, पार्लिमान सुप्रीम है और कानून साज जो इदारे हैं उनको कोई इदारा मैच नहीं कर सकता। जब तक ये नहीं होगा हम किसी भी तरह से उस टारगेट तक नहीं अच्छा, ये फिर मैं कुरैशी साहब मुझे ज़रा ये बताइएगा कि अब इसका इतलाक तो कौमी असम्बली पे भी होगा, तमाम सूबाई असम्बलियों पे होगा, तो इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो तो फिर नल एंड वाइड हो गया। वो तो आपने सेनेट के इंतखाबात भी करा दिए, सदर साहब भी हो गए और स्पीकर भी हो गए, फिर आई एम सॉरी वो चेयरमैन सेनेट भी हो गए, तो क्या होगा? हमने तो पंजाब असम्बली में भी और नेशनल असम्बली में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने इस बात पर पॉइंट रेज किए थे और इस बात का एहसास दिलाया था हुकूमत वक्त को कि जब तक आपका ऐवान मुकम्मल नहीं होगा आईनी तौर पे इंतखाबात नहीं हो सकते। लेकिन चूंकि एक हवाई घोड़े पे सवार थी गवर्नमेंट और वो फौरी तौर पे जो उनकी आपस में सेटलमेंट्स हुई थी, जो मैं तो इसको आम लफ्ज़ में बंदर बांट कहूँगा कि जिस तरह से ये दोनों जमातें एक दूसरे से मुतहारिब रही इंतखाबी मुहिम में, तो एकदम चश्मे ज़दन में कौम ने देखा कि इकट्ठे हुए और अपनी मर्जी के ओहदे इन्होंने बांटे, आईनी ओहदे पीपल्स पार्टी ने रख लिए, गवर्नमेंट की तमाम जो फेडरल कैबिनेट की और दीगर जो सीट्स थी वो PMLN ने रख ली। तो ये तो होना ही था। हम तो इसी बात पर हमने बहुत ज़्यादा जोर भी डाला और कोशिश भी की। और आप देखिए अली अमीन गंडापुर साहब का वो मौक़िफ़ दुरुस्त साबित हुआ। उन्होंने कहा था कि ये एलियंस हैं, इनका रोल नहीं बनता। तनासुब के हिसाब से जितनी नशिस्तें किसी जमात को मिलनी चाहिए, एक तो इन्होंने फॉर्म 47 वाला खिलवाड़ किया, वो तो चले हम पर मुसल्लत था ही, वो ना करेला ऊपर से नीम चढ़ा। दूसरा इन्होंने ये सोचा कि जी अब जितनी ये बकाया नशिस्तें हैं ये हम बांट लें। चलें, अब आप क्या होगा ये कुरैशी साहब, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि अब क्या होगा। मैं आपको गुजारिश कर दूं, जो मैं देख रहा हूँ एज ए पोलिटिकल वर्कर, आप तो माशाल्लाह आप जितना तजर्बा, तज्जिया और मुशाहिदा मेरा तो नहीं हो सकता, मैं तो आपको सुनता रहता हूँ, आपको पढ़ता रहता हूँ, लेकिन मुझे 100% यकीन है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जब हम इस केस की बाकायदा हियरिंग में जा रहे हैं तो 100% फैसला यही होगा कि जिन जमातों ने इंतखाबात में जिस तनासुब से नशिस्तें ली हैं उनका हक उतना ही बनता है। ये सब नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलेंगी इंशाल्लाह। और अगर फॉर्म 47 के फैसले भी हो गए तो राणा साहब पाकिस्तान में एक सही मानों में जमहूरी इनकलाब आएगा, सही मानों में वोट को इज्जत मिलेगी, सही मानों में पार्लिमान की सुपरमेसी कायम। बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। राणा साहब, जैसे कि कुरैशी साहब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फैसला करेगी, तो क्या हो रहा है, सारी चीज़ें जो हैं वो आपस में इंटरमिक्स होती नज़र आ रही हैं। अच्छा नहीं, मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला नहीं करेगी कि जिससे सिस्टम ही सारा गड़बड़ हो जाए। ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है कि अब सुप्रीम कोर्ट कहे जी सदर दोबारा से इंतखाब होगा और चेयरमैन सेनेट का दोबारा से इंतखाब होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये वैसे भी ये फैसला अच्छा फैसला नहीं होगा। यहाँ पे PTI को थोड़ा सा फिर बैकफुट पे आना पड़ेगा। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त की हैं तो उन्हें ये भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। मेरा ख्याल है बेस्ट रेमेडी ये है कि PTI को उनकी सीटें मिल जाएं, KPK में, पंजाब में, सिंध में, सेनेट में, उनको उनकी रिजर्व सीट्स मिल जाएं। ठीक है, लेकिन ये कहा जाए कि अब जो निज़ाम इस टाइम चल रहा है यही चलेगा। आई मीन दोबारा सदारती इंतखाब नहीं होगा, चेयरमैन सेनेट का इंतखाब वो हो गया, वो अब हो गया, उस सिस्टम को ना छेड़ा जाए। ये सीटें इन्हें मिल जाए, अगर ये भी इन्हें मिल जाती हैं तो ये भी बहुत बड़ा कारनामा होगा, एकदम पार्टी पोजीशन तब्दील हो जाएंगी। तो ये जहन में रखें कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला नहीं देगी जो सिस्टम के कोलैप्स करने का सबब बन जाए। ये मेरी जाती वो राय है कि बेस्ट पॉसिबल यही है कि PTI को उसकी रिजर्व सीट्स दे दी जाए और ये कहा जाए कि जो निज़ाम अब चल रहा है इसको इसी तरह चलने दिया जाए और यहाँ पे PTI को भी
ताकि निज़ाम को सस्टेन कर सके। सिस्टम के लिए, पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम की बका के लिए थोड़ा सा ये कड़वी गोली निगलनी होगी और ये एक्सेप्ट करना होगा कि अच्छा चलें, फिर चीज़ें ऐसे चलती रहे। लेकिन ये उनके लिए बड़ा बेनिफिट होगा कि अगर उनकी रिजर्व सीट्स उन्हें वापस मिल जाएंगी। तो सिस्टम को जो है वो सस्टेन रखना बहुत ज़रूरी है। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करती है, देखना ये होगा क्या फैसला करती है। शामिल होंगे इस ब्रेक के बाद, साथ रहिए। बैक नाजरीन, तो शेर अफजल मरवत साहब को जो है वो शोकाज नोटिस जो है तहरीक इंसाफ ने दे दिया। सार साहब, मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छा इकदाम नहीं है और हर घर में इख्तलाफ राय भी होता है, हर घर में लड़ाई भी होती है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसे बीच चौराहों में हल किया जाए। पीटीआई की क़यादत जो मौजूदा है वो मेरे ख्याल दानिशमंदी से कम मुजाहरा नहीं कर रही। इसमें कोई शक नहीं है कि मरवत साहब के बयानात से पीटीआई को मुश्किलात का सामना करना पड़ा, खास करके सऊदी अरब वाले मामले के ऊपर बड़ी पीटीआई के लिए मुश्किल सूरत हाल हुई और सऊदी हुकूमत ने भी उस पर बड़ा बुरा मनाया। तो ऑलरेडी इमरान खान के जो दुश्मन है वो तो ये चाहते ही हैं कि सऊदी अरब और शाह मोहम्मद बिन सलमान और इमरान खान में फासले बढ़े, क्योंकि पाकिस्तान का निज़ाम और इक़्तिदार बैरूनी शख्सियात की ख्वाहिशों, खुशामद और उनकी रजामंदी पे डिपेंड करता है। तो ये बयानात से कुछ मामलात ख़राब हुए। फिर वो जो उन्होंने स्टाइल अपनाया था वो थोड़ा सा बहुत ज़्यादा कुछ थोड़ा एडवांस एग्रेसिव था। उनका भी स्टाइल थोड़ा हलीम इंसाफ से मिलता जुलता ही है। ठीक है, वो बेचारे से बढ़ के मारते हैं, इधर से भी होती है। नहीं, वो सिर्फ हैं डायलॉग के हीरो, ये बाकायदा प्रैक्टिकली नंजा मास्टर भी हैं। अच्छा, ठीक है ना। ये बंदे को हथी फेंटी भी लगा देते हैं ना। अच्छा, हाँ, तो और फिर उस पर खुशी का इजहार करते हैं। अगर अब इस बात को हम उनका आइडियलाइज कर लें तो फिर तो हर टॉक शो के अंदर एक WWF हो रही हो, ठीक है। फिर पार्लियामेंट जैसी भी है, मैं तो नून लीग के खिलाफ क्यों बोलता हूं कि आप पार्लियामेंट में बैनर लेके जजेस के खिलाफ खड़े हो गए थे। पार्लियामेंट का कुछ तकद्दुस होना चाहिए, उसमें आप सिगरेट लगा के फिरें या जरा काउबॉय बने या वो आप जरा सा क्या कहते हैं वो वेस्टर्न स्टाइल के अंदर अपने आप को रखें, अच्छी बात है, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये कि इससे पार्टी क़यादत को, हालांकि उस वक्त जब पार्टी क़यादत छुप गई थी, ये शेर अफजल मरवत थे जो बाहर निकले, लीड किया, जिनके लहजे ने कारकुनों को हौसला दिया, हिम्मत दी, एक नया टॉनिक दिया, एक नई तवानाई दी। लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है, हर बंदे का एक खास हद तक रोल होता है। अब उसके बाद उनका रोल ये अब मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में बताया था कि वो पार्टी की लीडरशिप से भी इसी तरह बोलते हैं, जैसे वो टॉक शो में वो बोलते हैं, तो उससे पार्टी की लीडरशिप भी उनसे जरा घबराती थी। अच्छा, अब फिर ये भी महसूस हुआ कि यार ये तो बड़ी तेजी से मकबूल हो रहे हैं और लोग कहीं ऐसा ना हो कि इमरान खान जेल में तो इन्हें मुतबादिल के तौर पे लेना शुरू कर दें, तो सब खौफ का शिकार भी हुए। अब उसका हल सिर्फ यही था कि इन्हें किसी तरह इस तरह के किसी जकड़बंद में गिरफ्तार किया जाए, वो कर लिया। लेकिन बड़ा अनडिसेंट सा अंदाज है, मुझे तो ये पसंद नहीं आया। बेहतर ये होता है कि पार्टी की लीडरशिप उनके साथ बैठ के और खामोशी से कुछ मामला तय कर देती, उन्हें बताती कि आप ये गलत कर रहे हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए। और जब मौका मिलता उनको थोड़ा बेहतर करके अच्छे एडिशन के साथ लाया जा सकता था आगे। लेकिन ये सारा कुछ जो किया ये अच्छा नहीं किया। हाँ, नोटिस का रिप्लाई देंगे वो? मेरा ख्याल है कि उन्होंने कुछ बयान दिए और उन्होंने कहा कि जी मैं खामोशी इख्तियार कर रहा हूँ और मैं इमरान खान जो फैसला करेंगे मुझे कबूल होगा। तो उन्होंने कॉन्सेंट तो ये दे दी नरमी की कि उन्होंने आगे से कोई बड़के छड़के और नहीं मारी। ये जिस बयान की आप बात कर रहे हो मैंने भी देखा, उसमें काफ़ी उनका लहजा जो है ना काफ़ी गमज़दा सा और काफ़ी वो कॉर्नर्ड फील कर रहे थे। हाँ, वो जाहिर है, देखे ना, वो एक बंदे का एकदम मोराल और वो पॉपुलैरिटी और वो सोशल मीडिया का हीरो बन के हवा में तैयारा था, अचानक उसे ब्रेक लगी। जैसे पाकिस्तान की हुकूमतों को अचानक ब्रेक लगती है, तरक्की करते करते पाकिस्तान फिर नीचे आ जाता है, इसी तरह उनके साथ हुआ। और वो पीटीआई की पता नहीं अब इस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ ऐसा किया, किसने किया, लेकिन वो कबूल नहीं कर पाए लोगों ने ना, और उस के बाद उनकी लीडरशिप नहीं किया। लेकिन फिर मैं वही कहूँगा
कि ये चीज़ें मिल बैठ के हल हो जाती तो राणा साहब, पीटीआई की आदत आप देखें हमेशा से ही, अगर हम शुरू से देख लें तो इख्तलाफात का शिकार रही है, आपस में ही मफाहमत नहीं होती है सच। तो इनको नहीं चाहिए कि कोई पार्टी पॉलिसी ऐसी मुरतब कर लें, कोई ऐसा सोच रख लें कि हम सब ने एक ही रहना है, हमारे बयानिए, हमारे नैरेटिव्स, हमारी सोच एक होनी चाहिए, तभी तो पार्टी आई ग्रो करेगी। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि जो ज़हीन लोग होते हैं और जो साहिब राय होते हैं ना, उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना ऐसे ही है जैसे मेंढकों को एक तकड़ी के अंदर रखना। अच्छा, वो रखे नहीं जा सकते। आप 4 रखेंगे, 5वां छलांग मार देगा, उसको उठाएंगे तो तीसरा मार देगा। ये इकट्ठे नहीं हो सकते और ये एक नेचुरल है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बात जरूरी है कि पार्टी के अंदर डेप्थ कितनी है। मिसाल के तौर पे पीपल्स पार्टी है ना, एतजाज हसन कब से इमरान खान के सपोर्टर हैं, कब से पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, लेकिन नोडेरो में अगर कोई तकरीब होगी तो वो एतजाज हसन को आसिफ अली जरदारी जरूर बुला के अपने पास बिठाएंगे, ठीक है ना। बिलावल भुट्टो एतजाज साहब को मिलेंगे तो बिलावल भुट्टो बहुत मोहब्बत से और बड़े अकीदत से मिलेंगे। ये सियासी रवादारी जो है ना, ये बहुत कम पार्टियों में है। मिसाल के तौर पर नून लीग, कोई लीडर की मजाल नहीं है कि वो नवाज शरीफ साहब या शहबाज साहब या मरियम साहिबा के सामने इख्तिलाफ राय कर लें। आपने वो वीडियो नहीं देखी जिसमें मरियम साहिबा आगे चली गई हैं और अब्बासी साहब, वो आपके जो साबिक वज़ीर आज़म है, तो उन्होंने उन्हें इशारे से ऐसे बुला रहे। ये अदम बर्दाश्त जो है ना, ये क्योंकि ये सियासी जमातें नहीं है, ये एक लिमिटेड कंपनियां हैं जो फ्रेंचाइज देती हैं अपने लोगों को सिर्फ, ठीक है ना, और उसमें मुलाजिम भी अपने लोगों को रखती हैं। ये सियासी जमहूरियत और कल्चर के नाम पे ये वो लोग होते हैं जो एक अपना खानदानी सारा निज़ाम बनाते हैं। सो पीटीआई में गो अभी ऐसी बात नहीं, इमरान खान का तो कोई रिश्तेदार जो है वो पार्टी में नहीं है, उनकी बहन अलीमा है वो, लेकिन अलीमा भी आप देख लें कि वो पार्टी के लीडरशिप में नहीं आती, वो अपने भाई के तौर पे खड़ी हैं और करती हैं, लेकिन वो पार्टी में मुदाखलत नहीं करती, बिल्कुल नहीं करती। राणा साहब, आपको क्या लगता है, आप पीटीआई रहनुमा ये जो हैं शेर अफजल मरवत साहब को, राणा साहब आप देख रहे हैं फ्यूचर में इस पार्टी में? मेरा ख्याल है कहीं नहीं जाएंगे। और पीटीआई की एक क़यादत ऐसी भी है ना जो खामोशी से सारा देख रही है और वो ज़्यादा ताकतवर है। ये वो क़यादत है जो मंजरे आम पे नहीं है, लेकिन उन्होंने बहुत कुछ कुर्बानियाँ दी हुई हैं, घर बार छोड़े हुए अपने बहुत कुछ छोड़ के इधर उधर हुए, तो वो भी सारी चीज़ों को देखते हैं ना। वैसे भी मेरा ख्याल है कोई 15 लोगों की एक सियासी कमेटी है पीटीआई में जो डिसीजन लेती है। तो मेरा ख्याल है कि मरवत साहब कहीं नहीं जाने चाहिए। पीटीआई का वैसे वो असासा है और वो एक ऐसा असासा है, वो शाहिद अफरीदी है पीटीआई के। जब आपको T20 खेलना हो, आप मरवत साहब को उतार दें, 2 छक्के मारेंगे, 2-3 चौके मारेंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो वो ऐसे प्लेयरों को रखना चाहिए, निकालना नहीं चाहिए। राणा साहब, आपको लगता है इस सबसे शेर अफजल मरवत साहब की जो मकबूलियत है उसमें इजाफा होगा और हो रहा है? शेर अफजल मरवत साहब जो है ना, कुछ लोग होते हैं अल्लाह ताला उनको ना बस तय कर लेता है कि ये कुछ भी हो उनको फ़ायदा ही होगा। ये सारा करने से शेर अफजल मरवत साहब को कोई ऐसा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन ये सवाल उनके गिर्द बन के खड़ा हो गया है कि क्या वो वाकई इमरान खान के सिपाही हैं या वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे कुछ चीज़ें कर जाते हैं। ये अब शेर अफजल मरवत को साबित करना है कि वो या तो जज्बातियत में ऐसी बातें करते हैं, वो कोई इंटेंशनली नहीं कहते, क्योंकि सऊदी अरब के दौरे के मौके पे उनका बयान की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट थी जो उन्होंने दी, और वो कोई पार्टी पॉलिसी नहीं थी। उन्होंने पार्टी पॉलिसी से हट के एक ऐसा बयान दिया जो उनके गले पड़ गया। पीटीआई के आगे बेचारे मुसीबतें मारे, फिर और पड़ गया। सो मैं ये समझता हूँ कि आने वाला वक्त जो है अब ये साबित करेगा कि वो वाकई जज्बाती थे या वो कुछ इशारों के ऊपर ऐसा कुछ कर रहे थे। राणा साहब, चूंकि प्रोग्राम का वक्त भी कम रह गया है, आपसे एक लास्ट सवाल ये करना चाहूँगी कि पार्टी बीइंग अ पार्टी पीटीआई, उसमें आप क्या समझते हैं कि किसके जो है थॉट्स ज़्यादा इन हो रहे हैं, किसकी जो है वो इस वक्त जो है हुकूमत चल रही है, या सारे जो ऑर्डर्स आते हैं वो उधर से ही आते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊँ, मुस्लिम लीग नून है ना, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है ना, और शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के सदर थे ना, कोई मानता था? नहीं। नवाज शरीफ को मानते थे। सिक्का नवाज शरीफ का चलता है, नाम कोई भी रख लें, आप कुछ भी कर लें। मैंने जो बात पहले कही थी, ये पार्टियां घूमती हैं शख्सियात के गिर्द, ये इदारे नहीं बनते
क्योंकि जो शख्सियत जैसे निकल जाती है तो वो इदारा गिर जाता है। मिसाल के तौर पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी का रुख नया बन गया, ठीक है। वो गैप आज तक कवर नहीं हो सका। बेनज़ीर भुट्टो चारों सूबों की जंजीर थी, वो इमेज अभी तक किसी और का नहीं बन सका। बिल्कुल ऐसे किसी का बिल्डअप नहीं हो सका। बिलावल साहब ने लाहौर से भी इलेक्शन लड़ा, इधर उधर से, एक अच्छा जेस्चर था और वो एक अच्छी बात थी कि एक लीडर जो होता है वो चारों सूबों से इक्वली पॉपुलर हो। और पीटीआई में भी सेम यही है कि इमरान खान ही पीटीआई है और कोई पीटीआई नहीं है। इमरान खान खड़ा है तो पीटीआई खड़ी है, इमरान खान विड्रा कर गया तो पीटीआई विड्रा कर जाएगी, इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट से मिल गया तो पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट से मिल जाएगी, इमरान खान जो है अगर सजाएं भुगतेगा तो पीटीआई भी भुगतेगी। तो ये बात तो आप छोड़ दें, मरवत हो या वो गौहर हो या कोई भी हो, सिक्का इमरान खान का ही चलता है। सिक्का इमरान खान का चलता है। बहुत शुक्रिया राना साहब। नाज़रीन, सियासी रवादारी है उसको कायम रखना बहुत ज़रूरी है, पार्टीज़ की बका के लिए बहुत ज़रूरी है, सियासत की बका के लिए बहुत ज़रूरी है। आज के शो से इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।